वेलकम टू जीके जीएच ऑन। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। और आज पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। जो भारत का भौतिक का विभाजन के बारे में वर्णन किया गया है। और भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में क्या है, तो अत्यधिक धरातल पर विविधता पाई जाती है। और कहीं पहाड़ है, और कहीं पठार है, और कहीं पे गड्ढी खाई है, पर सपाट मैदान, और कहीं पे प्राचीन पठार दर्शाया है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% क्या है, तो पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग कितने, तो 10.7% है। और 18.6% क्या है, तो पहाड़ी 18.6%। और 27.7% क्या है, तो 27.7 क्या है, पठारी है। 27.7 पठारी। और 43% क्या है, तो मैदानी भाग है। 43% मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित में 5 धरातलीय भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा तटीय मैदान, और चौथा भारतीय द्वीप में बांटा गया। टोटल 5 धरातलीय भागों में बांटा गया। हिमालय पर्वत क्षेत्र के 4 श्रेणियाँ, प्रमुख श्रेणियाँ, 4 श्रेणी टोटल हैं। और इसमें पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद, लघु और शिवालिक। हिमालय पर्वत क्षेत्र के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, और लघु हिमालय, और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के रूप में बांटा गया है। और ट्रांस हिमालय की लंबाई कुल इसकी फैली हुई कितना, 600 मीटर में, और 61 मीटर में बृहद हिमालय फैली हुई, और 300 मीटर में लघु या मध्य हिमालय फैली हुई, और शिवालिक है जो 1000 से 2500 मीटर में फैली हुई है। और यहाँ पे दिया गया ट्रांस हिमालय जो यूरेशियन प्लेट का भाग है, हिस्सा है। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, तो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और अधिकांश भाग तिब्बत में, इसलिए तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। और प्राचीनतम भाग है हिमालय के सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा भाग है, तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय के सबसे प्राचीनतम भाग है। और यहाँ पर वनस्पति का अभाव होती है। और यहाँ पे क्या होती है, तो वनस्पति का अभाव होती है। और इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है, और फिर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर पंजाल श्रेणी, और कैलाश श्रेणी, और जास्कर श्रेणी, ये सब आते हैं। सभी के सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो 86.11 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम के सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन। और गैसरब्रूम जो K4 से प्रसिद्ध है, गैसरब्रूम को K4 कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी के अनेक ग्लेशियर हैं। और काराकोरम के सबसे ऊंची पर कौन सी ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो 72 किलोमीटर में फैली हुई है, एक सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा है बियाफो ग्लेशियर जो 63 किलोमीटर में, और बोल्टारो ग्लेशियर 62 किलोमीटर में, और इस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर में फैली हुई है। काराकोरम श्रेणी पमीर की घाट से मिलती है, और जबकि दक्षिण में पूरब की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित हुए हैं। काराकोरम श्रेणी जो पमीर के घाट से मिलती है, और जबकि दक्षिण में यह कैलाश श्रेणी से के रूप में मिलती है। काराकोरम श्रेणी है जो कहाँ से कहाँ तक, पमीर के घाट से लेकर और दक्षिण में कैलाश श्रेणी तक यह फैली हुई है। कैलाश से ट्रांस हिमालय तक फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी ढाल चोटी राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। और जो सबसे ढाल वाली चोटी राकापोसी। और नेक्स्ट है करिए कि काराकोरम जो श्रेणी है दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक सियोक नदी के मध्य जल विभाजक के कार्य करती है। काराकोरम श्रेणी है जो लद्दाख श्रेणी से जो निकलती है सिंधु नदी और सियोक नदी के क्या करती है, तो जल का विभाजन करती है। कौन, काराकोरम श्रेणी विभाजन करती है। और नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय का प्रयोग अवसादी चट्टान से हुआ है। ट्रांस हिमालय का
किस चट्टान से मिलकर बनी? तो अवसादी चट्टान से मिलकर बनी। और ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सेचर जोन या हिंज लाइन अलग करती है। ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय से सेचर जोन क्या करती है या हिंज लाइन अलग करती है। और नेक्स्ट है बृहद हिमालय या बृहद हिमालय के आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसे महान हिमालय भी कहते हैं और सर्वोच्च हिमाद्री के नाम से भी जाने जाती है और मुख्य हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को महान हिमालय, सर्वोच्च हिमाद्री कहा जाता है और मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी हिमालय क्या है? तो ये सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। बृहद तो एक क्वेश्चन पूछती है कि सबसे ऊंची और हिमालय के कौन से श्रेणी है जो सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है? तो बृहद हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगी। सदा हिमछादित रहती है। बृहद हिमालय क्या रहती है? सदा हिमछादित रहती है और औसत ऊंचाई कितनी? तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से? तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत पर है। तो बृहद हिमालय पर कौन सी चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो इसी बृहद हिमालय पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को चामोलुंगमा तथा सागर माथा नेपाल में कहा जाता है और तिब्बत में चोमलुंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमलुंगमा कहते हैं और जिसका अर्थ पर्वतों के रानी होते हैं। तिब्बती भाषा में चोमलुंगमा कहा जाता है और अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। इसी हिमालय में क्या होती है? तो बृहद हिमालय में अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं और कुमाई हिमालय से मिलाम और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद है। इसमें क्या होती है? तो अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। बृहद हिमालय में क्या होती है? तो अनेक हिमनद भी है और कुमाई हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद। सिक्किम में कौन सी हिमनद है? जेमू हिमनद है जो 20 किलोमीटर तक फैली है। जो ये सब बृहद हिमालय के भाग और हिमनद की लंबाई हिमनद कब का है? जो भी इसकी लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है तो इसे हिमनद के रूप में जाना जाता है। और गंगा और यमुना की उद्गम स्थल भी यही श्रेणी से हुई है, बृहद श्रेणी से हुई है। और पर्वत श्रेणी के अनेक दर्रे कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला है जो सभी के सभी इसी श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो बृहद हिमालय में स्थित है ये सब। और बृहद हिमालय की चोटियाँ दिए गए तो इधर नंगा पर्वत से लेके जो नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। और नामचा पर्वत कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कामेत कहाँ की है? तो कामेत उत्तराखंड की है। और नंदा देवी कहाँ की? तो उत्तराखंड की चोटी है। कुमायूं हिमालय बीच में पड़ती है। गंगोत्री यमुनोत्री सब यही इसी में पड़ती है। और नेपाल में कौन कौन सी हिमालय? तो धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मंसालू और गौरीशंकर, छुई मुई, माउंट एवरेस्ट और ये सब नेपाल में पड़ती है। और माउंट एवरेस्ट और ये सब नेपाल में पड़ती है। और नोट में यहाँ दिया गया कि कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी इसी हिमालय में स्थित है। कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री और त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब बृहद हिमालय का ही भाग है। डकैत नदी किसे कहते हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र में रहती है और गहरी होती है और हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है उसे डकैत नदी कहते हैं। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। राकापोसी सबसे खड़ी ढाल वाली चट्टान है। और भारत के कंटेनर निगम लिमिटेड की मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। और अर्थशास्त्र ने आदर्श विज्ञान मार्शल को बताया। और 20 वर्ष के लिए चार्टर एक्ट बढ़ाया था 1833 में। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 18 जुलाई 1947 को पारित हुई थी। स्वतंत्रता एक्ट कब पारित हुई? तो 18 जुलाई 1947 के। विधान परिषद थी। और तीसरा परिसीमन आयोग की स्थापना 1973 में हुई थी। और गंगा में डॉल्फिन जलीय जीव को घोषित किया गया था कब?
तो 2009 में घोषित किया गया, 2009 में। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए और नेक्स्ट यहाँ पे लघु हिमालय के बारे में देखते हैं। तो लघु हिमालय ये है लघु हिमालय, जो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1800 से 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, जो इसे लघु या मध्य हिमालय के भी नाम से जानी जाती है। और पीर पंजाल श्रेणी के इसका पश्चिम में विस्तार है, पीर पंजाल श्रेणी है जो इसकी लघु हिमालय के पश्चिम में इसकी विस्तार है। और यह पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा उपस्थित बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर में जाती है। और इसी के पास क्या है, तो मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल, जितने भी पर्यटक स्थल हैं मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल सब कहाँ, सभी के सभी कहाँ पे हैं, तो लघु या मध्य हिमालय के श्रेणी में अंतर्गत आती है। और जो ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जिन्हें कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जो ढलान पर जो कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसे गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल कहा जाता है। और इसमें प्रमुख घाटी भी पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। ये सब घाटियाँ कौन सी हिमालय की श्रेणी में पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय के श्रेणी में पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। और नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय, और इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और इसे नवीन हिमालय या पदस्थली हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय भी कहते हैं और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और नवीन हिमालय भी कहते हैं और पदस्थली हिमालय भी के नाम से जाने जाते हैं। और पूरब में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है और हिमालय और पंजाब की में चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमालय और पंजाब में इसकी चौड़ाई कितनी 50 किलोमीटर हो जाती है। और शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। शिवालिक हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ हैं डफला, अबोर, मिरी, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं जो सभी की सभी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पश्चिम में दून यानी देहरादून है और पूरब में हरिद्वार यानी उत्तर प्रदेश है। जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे पश्चिम में दून है और पूरब में हरिद्वार पाई जाती है। ये सब सभी के सभी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। और यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आर्कान्योमा पर्वत है। तो जो शिवालिक हिमालय है इसके पश्चिम में कौन सी पर्वत है, तो सुलेमान पर्वत, और पूरब में आर्कान्योमा पर्वत है जो म्यांमार में पड़ती है। और शिवालिक के दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग में है, तो शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। इसके दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग में कौन सी है, तो अंडमान सागर है। और यहाँ पे दिए गए तो सुलेमान से लेकर कहाँ तक है, तो आर्कानोमा पर्वत तक है जो म्यांमार में पड़ती है। और डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सब पहाड़ियाँ कहाँ की, तो अरुणाचल प्रदेश की है। और यहाँ पे डिवाइड किए गए हिमालय को, तो ऊपर ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय ये हुआ, और ये बृहद हिमालय, और ये मध्य हिमालय, और ये सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस और बृहद हिमालय को कौन अलग करती है, तो सचर जोन यानी हिंज लाइन है जो ट्रांस और बृहद हिमालय के अलग करती है, सचर जोन या हिंज लाइन। और नेक्स्ट है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के कौन डिवाइड करती है, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है मेन सीमांत दर्रा। मेन सीमांत दर्रा है जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को क्या करती है, अलग करती है मेन सीमांत दर्रा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं हिमालय को प्रादेशिक विभाजन किए गए, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसका ट्रिक है पीके नाम। पीके नाम क्या है इसका ट्रिक, इसका ट्रिक है पीके नाम। पीके नाम, पीके नाम। यहाँ पे सिंधु आ जाएगी, सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु सतलज,
सिंधु सतलज तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज सॉरी इसका ट्रिक है पी के नाम याद रखेंगे। पी के नाम यहाँ पे आ जाएगी सिंधु, यहाँ पे सतलज, यहाँ पे काली, सिंधु सतलज काली तीस्ता, यहाँ पे दिहांग। तो यहाँ पे पूछेगी कि पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय के बीच में कौन सी नदी है, तो सतलज नदी है। और कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय के बीच में काली नदी है। और नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बीच में कौन सी नदी है, तो तीस्ता हिमालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमालय के पर्वत दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विशाल मैदान कहलाती है। और उत्तर के विशाल मैदान के विभाजन के बारे में दिया गया, जो विशाल मैदान को 6 भागों में बांटा गया। जो पर्वत का जो टुकड़ा वाला भाग मिलती है जो खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। और तराई भाग होती है जो बाढ़ लाती है। और बांगर होती है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और खादर होती है जो कछारी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। रेत या कलर ये छोटे छोटे कंकड़ के रूप में रहती है। और यहाँ पे दिए गए भावर, यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में भावर प्रदेश पाए जाते हैं। शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में पाए जाते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को जलोढ़ का पंख या का निक्षेप करती है, जिसे भावर का मैदान कहा जाता है। जो शिवालिक के गिरिपाद में भावर प्रदेश पाए जाते हैं। और भावर के दक्षिण के मैदान का वह भाग जहाँ भावर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। जो भावर के दक्षिण मैदान का वह भाग जहाँ भावर क्या हो जाती है, लुप्त नदियाँ फिर से क्या हो जाती है, भूतल पर आ जाती है, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। और डेल्टा क्या होती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ने अपने महान निकट के विशाल डेल्टा का निर्माण किया और जो भारत और बांग्लादेश को विस्तृत करती है। तो डेल्टा क्या करती है, तो भारत और बांग्लादेश को विस्तृत करती है। और सिंधु तंत्र का मैदान क्या है, तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, तो पंजाब का मैदान कहते हैं। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्या ये सब सभी के सभी इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी, तो सिंधु का सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब सिंधु का सहायक नदी और माने गए हैं। और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चल जाती है। मात्र केवल 20% इसका पानी यूज करती है इंडिया, बाकी 80% वाटर पाकिस्तान में चली जाती है। और दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब होते हैं उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब होते हैं उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। और झेलम और चिनाब के बीच जो दोआब उत्पन्न होती है उसे छाछ दोआब कहते हैं। और चिनाब और रावी के बीच जो दोआब उत्पन्न होती है रचना दोआब कहते हैं। और रावी और ब्यास के ऊपरी दोआब या बाहरी दोआब के नाम से जानी जाती है रावी ब्यास का। और ब्यास और सतलुज का दोआब को बिस्त दोआब के नाम से जानी जाती है। तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब और झेलम के और चिनाब के बीच में चार दोआब और चिनाब और रावी के रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच में बाहरी दोआब और ब्यास और सतलुज के दोआब में बिस्त दोआब उत्पन्न होती है। और यहाँ पे गंगा का मैदान दिया गया, तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक यह विस्तृत मैदान के मध्यवर्ती मैदान या गंगा मैदान कहते हैं। जो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक यह फैली हुई है गंगा मैदान, और इसी मध्यवर्ती मैदान को गंगा का मैदान कहते हैं। और इसमें ऊपरी गंगा का मैदान जो दिल्ली से इलाहाबाद तक फैली हुई है, ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, दिल्ली से इलाहाबाद। और मध्य गंगा का मैदान है जो इलाहाबाद से फरक्का तक फैली हुई है, जो यूपी और बिहार के बीच में मध्य गंगा का मैदान है। और निम्न गंगा का मैदान जो गंगा के डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं उसे गंगा के डेल्टाई प्रदेश में जो पाए जाते हैं उसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। जो ब्रह्मपुत्रा का मैदान यह असम घाटी या ब्रह्मपुत्रा वी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह 3 ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान है जो 3 ओर से पहाड़ियों और पर्वतों से घिरी हुई है। और मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप में भी निर्मित हो गए हैं, जिसके कारण इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्रा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। ऐसे ही एक द्वीप में असम से माजुली द्वीप है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम है जो माजुली द्वीप असम में माजुली द्वीप है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे मिट्टी है जो सॉइल के बारे में दिए गए।
मृदा भूमि के ऊपर पाए जाने वाले दानेदार परत होते हैं जिसका निर्माण मूल स्वरूप के चट्टानों से विखंडित होने या उनमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने से जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थ को लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा के रूप में ले लेती है। जो लाखों वर्ष क्या होती है तो यह दानेदार के रूप में रहती है और सड़ने गलने के बाद यह विखंडित होकर मिट्टी का निर्माण ले लेती है लाखों वर्ष के अंतराल में। और इसका निर्माण चट्टानों के घिसावट से होती है। मिट्टी का निर्माण किससे होती है तो चट्टानों के घिसावट से होती है जिसमें अत्यधिक समय लगती है और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहलाती है। और मिट्टी के 5 परत होती है। इन 5 परतों के मिलाने पर क्या होती है तो मृदा में परिच्छेद यानी आसवन प्रोफाइल बनती है। मिट्टी कितनी 5 परतों को मिलाने पर बनती है और मृदा परिच्छेद या आसवन प्रोफाइल से बनती है। होरिजोन क्या है तो इसे ह्यूमरस कहते हैं। होरिजोन को या मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होती है। होरिजोन क्या है तो होरिजोन को इसे ह्यूमरस भी कहते हैं और मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग को होरिजोन ओ कहते हैं। और सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद पाए जाते हैं और यह जंगल मृदा में अधिक पाई जाती है। और यह जंगलों में यह मृदा होरिजोन ओ होती है जो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है तो जंगलों में पाई जाती है। और नेक्स्ट है होरिजोन वो ए है जो इसे ऊपरी मृदा भी कहते हैं। होरिजोन ए को ऊपरी मृदा कहते हैं और छोटे पौधे का जड़ है होरिजोन ए तक ही जाती है। जो छोटे पौधे का जड़ होते हैं वहाँ पे पहुँचती है होरिजोन ए। और यह बहुत ही उपजाऊ होते हैं और इन्हें कीड़े मकोड़े और चूहों कीड़े और मकोड़े कौन से होरिजोन में रहते हैं तो होरिजोन ए में रहते हैं चूहे और मकोड़े। और होरिजोन बी है जो बड़े पेड़ पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। होरिजोन बी जो बड़े पेड़ पौधे जैसे शीशम सागवान और जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं सभी में होरिजोन बी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है होरिजोन सी जो खेतों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे होरिजोन सी है जो खेतों के लिए उतना फेमस नहीं है। और होरिजोन आर है जो केवल पत्थर में पाए जाते हैं। होरिजोन आर कहाँ पाए जाते हैं तो पत्थर में पाई जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया यहाँ पे दिए गए भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार और भूगोल के अनुसार मिट्टी के 2 भागों में बांटते हैं और यह स्थानाबद्ध मिट्टी तथा स्थानांतरित मिट्टी होती है। भूगोल मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थानाबद्ध मिट्टी और दूसरा स्थानांतरित मिट्टी। और स्थानाबद्ध मिट्टी है जो वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है। अपने बनने वाले स्थान पर क्या रहती है तो रुकी हुई रहती है, उसे स्थानबद्ध मिट्टी भी कहते हैं। काली और लाल और लेटराइट क्या है तो स्थानबद्ध मिट्टी है। काली लाल लेटराइट ये सब क्या है स्थानबद्ध मिट्टी है। और स्थानांतरित मिट्टी वैसी मिट्टी होती है जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर जल के द्वारा दूसरे स्थान में चले जाती है, उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। और स्थानांतरित मिट्टी में कौन कौन आती है तो जलोढ़ मिट्टी जो एक स्थानांतरित मिट्टी है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा है तो 8 भागों में ICAR के द्वारा बांटा गया। और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा मृदा को 11 भागों में बांटा गया। और भारत की मिट्टियों के बारे में वर्णन किया गया। और इसका ट्रिक है जलाकर लौट। इसमें भारत की मिट्टियाँ पाई जाती तो जलोढ़ लाल और काली रेंगूर और लेटराइट। इसका ट्रिक है जलाकर लौट। जलोढ़ मिट्टी लाल मिट्टी काली मिट्टी रेंगूर मिट्टी और लेटराइट मिट्टी ये सब भारत की सभी मिट्टियाँ हैं। और भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई। जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी पर्वतीय मिट्टी दलदलीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। और इसका ट्रिक है याद रख सकते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। और भारत की मिट्टियाँ याद करने के क्रम में जलाकर लौट जैसे जलोढ़ हो जाती है ला से लाल हो जाती है क से काली हो जाती है और रे से रेंगूर हो जाती है और ले से लेटराइट हो जाती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो भारत में अधिकांश क्षेत्रों पर क्या है तो फैली हुई है। और दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है तो बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टियाँ होती है जो नदियों द्वारा क्या होती है तो नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती है, इसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है।
और यह भारत के 43% क्षेत्र पर पाए जाते हैं और यह नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है जलोढ़ मिट्टी। और इसका विस्तार उत्तर भारत में अधिकांश मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी जो बहुत कम मात्रा में बालू हो, और जलोढ़ मिट्टी में जब बहुत कम मात्रा में बालू होते हैं उसे काप कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में बालू मिल जाती है उसे दोमट कहते हैं। जब जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है, बहुत कम मात्रा में बालू होते हैं उसे काप कहते हैं, और जब जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में बालू हो जाते हैं उसे दोमट कहते हैं। काप और दोमट याद रखिएगा। और मिट्टी के धान के खेतों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, और जिसमें साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती के लिए सबसे फेमस मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और इसका क्षेत्र का वर्णन दिया गया तो भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में ये फैली हुई है। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और प्रचुरता इसमें क्या होती है, तो चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और इसकी कमी से नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है। और इसमें क्या होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, और नेक्स्ट है यहाँ पे काली मिट्टी दिया गया। तो ये इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होती है काली मिट्टी का, और इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। और इसका सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमरस होती है। इसमें क्या होती है, काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमरस पाई जाती है। और मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या करती है, तो काली मिट्टी जो सबसे अधिक मात्रा में क्या करती है, तो जल को सोख लेती है। काली मिट्टी है जो सर्वाधिक मात्रा में जल सोखती है। और काली मिट्टी में रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी के नाम से जानी जाती है, और कपासी मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है, और लावा मिट्टी के नाम से काली मिट्टी जानी जाती है। और इसी मिट्टी का काला रंग टिटैनी फेरी मैग्नेटाइट के द्वारा होती है। काला रंग किसके कारण होती है, तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग काला हो जाती है। और यह कपास और गन्ना के लिए उत्पादन सबसे मानी जाती है काली मिट्टी को। और यह भारत के 13% पर पाई जाती है, और 43% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में, और 13% काली मिट्टी पाई जाती है। और यह इसका क्षेत्र काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी। और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्या पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या करती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलती है, तो ये महाराष्ट्र में मिलती है। और नेक्स्ट है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। लाल मिट्टी है जो हमेशा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखी गई है लाल मिट्टी। और इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाती है। लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, मिट्टी का रंग रेड हो जाती है। और इस खनिज में क्या होते हैं, तो अधिक पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या होती है, तो लोहा और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसके लिए खेती के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। लाल मिट्टी को खेती के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। और यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश को देखने को मिलती है। लाल मिट्टी जो सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलती है, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है रेड मिट्टी। और नेक्स्ट है कि यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछती है कि बाजरे की खेती के लिए कौन से मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो लाल मिट्टी होती है। और लाल मिट्टी जो जल सोख लेती है, जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है तो यानी जलयोजित रूप में हो जाती है, और यह पीली दिखाई दे पड़ती है। जब लाल मिट्टी में पानी को सोख लेती है तो इसकी कलर कैसी हो जाती है, तो पीली हो जाती है। और यह भारत के 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो एक से फिर से सुन, जलोढ़ में कितनी परसेंट होती है, 43%, 13% होती है किसमें, तो काली मिट्टी में होती है। और 18% भारत में क्या होती है, तो रेड मिट्टी होती है। और नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी, जो मिट्टी में उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये अत्यधिक गर्मी होती है। और इसमें मखमली मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इससे निर्माण होती है लेटराइट मिट्टी। और इसका निर्माण निछालन यानी लीचिंग द्वारा होती है। और इस विधि से तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण ऊपर क्या हो जाती है, तो भूमि के अंदर घुस जाती है, और जिसमें यह भूमि के ऊपर पथरीले दिखती हैं। और ये
लेटराइट मिट्टी होती है जो लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी में लौ ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और लौ ऑक्साइड के कारण इसी मिट्टी का रंग क्या हो जाती है, तो रेड हो जाती है। लौ ऑक्साइड के कारण क्या होती है, तो इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाती है, तो रेड हो जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है, तो केरल, कर्नाटका और केरल के तटीय प्रदेश में क्या होती है, तो ये लाल लेटराइट मिट्टी अधिक मात्रा में मिलती है। तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, तो लेटराइट मिट्टी में काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची और भवनों की ईंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची, भवनों की ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक विस्तार किसका कहाँ मिलती है, तो लेटराइट मिट्टी है सर्वाधिक विस्तार केरल में मिलती है। और जिसके कारण यहाँ पे क्या होते हैं, मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को। और नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी, जो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों को देखने को मिलते हैं, पर्वतों पर देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहीं पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर क्या होती है, हिमालय पर्वत का विस्तार होती है वहीं पर पर्वतीय मिट्टी का देखने को मिलती है। और पर्वतों का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के में देखने को मिलती है। पर्वतों का जो विस्तार होती है, पर्वतीय मिट्टियों का विस्तार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी का अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अत्यधिक ये क्या होती है, तो पर्वतीय मिट्टी होते हैं जो बहुत ही कठोर होती है और जिसके कारण वनस्पति का अभाव होती है। और यहाँ जंगली झाड़ियाँ और अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। जंगली झाड़ियाँ और अल्पाइन वृक्ष किस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है। और यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी पाए जाते हैं। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती के लिए सबसे फेमस होती है। सेब और नाशपाती और चाय की खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी फेमस होती है। और नेक्स्ट है दलदली मृदा, जो दलदली मृदा के विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण दलदली मृदा का निर्माण होती है। जो वनस्पतियों और अत्यधिक वर्षा के कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होती है। और दलदली मृदा ह्यूमस में अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी में कौन सी पाई जाती है, तो ह्यूमस की अधिक मात्रा में पाई जाती है। और दलदली मृदा के विस्तार केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है बालुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। सबसे अधिक मात्रा की नमी की कमी कौन सी मिट्टी में होती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी। और इस जल को सोखने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। जल को सोखने की क्षमता सबसे कम होती है किसकी, बालुई मिट्टी को। और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में क्या होती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक दिया गया है, मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ खदान उगना संभव नहीं है। पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती के लिए मोटे अनाज के लिए सबसे फेमस है बालुई मिट्टी। और इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होती है, तो खजूर पाए जाते हैं, नागफनी और बबूल के पेड़ और कटीली झाड़ियाँ इसी मिट्टी में पाई जाती है। और नेक्स्ट है लवणीय मृदा, जो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। जब इसका क्या हो जाती है, तो मिट्टी की प्रकृति क्षारीय लवणीय हो जाती है, इसे लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा कहते हैं। और उसके नाम की लवणीय मृदा में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और इसे लवणीय मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा को रेत, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लवणीय मिट्टी को रेत, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से फेमस है लवणीय मिट्टी। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलती है। और मुख्यतः फसल उगाने के लिए भूमि 6 से 7.5 की मध्य होना चाहिए। फसल उगाने के लिए मिट्टी का टेम्परेचर, मिट्टी का पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अम्लीय मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती और मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा में चूना का उपयोग किया जाता है और क्षारीय मृदा में जिप्सम का उपयोग करती हैं। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक आत्मनिर्भर है। यूरिया 46%,
नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक को प्राप्ति जानवरों की हड्डियों से पूर्ति के लिए फास्फोरस का छिड़काव जो विश्व के लिए प्रसिद्ध है। फसल में नाइट्रोजन फास्फोरस का अनुपात 4:2:1 रहती है और बीज रोपण में 1:2:1 रहती है। बीज रोपण में 1:2:1 और फसल में 4:2:1 में नाइट्रोजन फास्फोरस होती है। और भारत की सभी मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार होती है? तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक मात्रा में भारत की मिट्टियों में विस्तार होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी होती है? तलोचना से निर्मित होती है। उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसे बनी है? तो तलोचन से बनी है। और गंगा की जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से 600 मीटर नीचे होती है। गंगा का जलोढ़ मिट्टी होती है जो भूमि की सतह से 600 मीटर नीचे होती है। और गंगा के मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है जिसे बांगर के नाम से जानी जाती है। और किस प्रकार की मिट्टी का न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी में क्या होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी है। और सर्वोत्तम मिट्टी जो कपास के लिए काली मिट्टी होती है। और लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होती है? तो काली मिट्टी होती है जो लावा से निर्मित होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का फसल की खेती के लिए सर्वाधिक कपास उपजाई जाती है काली मिट्टी से। किस मिट्टी का कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में क्या होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत में मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाए जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिट्टी के अधिक विस्तार देखे जाते हैं। और लैटराइट मिट्टी के महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। मालाबारी तटीय क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। और भारत का कौन सा मृदा है जो समूह लोहे के अतिरिक्त होने का अनुवर्र होते हैं? लैटराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी का जो होती है जो धान के लिए सबसे अधिक फेमस रहती है। मृदा अपरदन को रोका जाता है वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। मैक्रेला जैसे लैटराइट मिट्टी किसका परिणाम है? तो लीचिंग के द्वारा मैक्रेला यानी लैटराइट मिट्टी का निर्माण होती है। अपरदन के प्रकार से किसके कारण चंबल के खड्डे बने होते हैं? अब नालिका के कारण क्या होते हैं? तो चंबल के गड्ढे बने होते हैं। और किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में क्या होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है अम्लीय में और चूना का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मिट्टी में। और किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि? तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि माना जाता है राजस्थान को। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में दिया गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये ये पहला अरावली पर्वत श्रृंखला जो प्री कैम्बियम काल में बनी थी अरावली पर्वत श्रृंखला। और यह दिल्ली से गुजरात तक फैली और विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला जो प्राचीन पर्वतों श्रेणी के अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला जानी जाती है। और सर्वोच्च चोटी इसका गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। और 1722 मीटर में क्या है? तो ऊंची इसकी शिखर गुरु शिखर। और नेक्स्ट है मालवा के पठार जो राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। मालवा के पठार ये लावा से निर्मित पठार है। मालवा के पठार है जो लावा से निर्मित है और यह एक मतलब समान मैदान के रूप में होती है। और नेक्स्ट है छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। छोटा नागपुर के पठार और गोंडवाना भाग भूमि का हिस्सा है। छोटा नागपुर के पठार है जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और 3 पठारों के मिलाकर बना रांची के पठार हजारीबाग और का पठार और कोडरमा के पठार के मिलकर क्या बनी है? तो छोटा नागपुर का पठार का निर्माण हुआ है। रांची के पठार हजारीबाग का पठार और कोडरमा के पठार के से मिलकर बनी है छोटा नागपुर के पठार। और यह पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि में क्या है? घनी है। और पारसनाथ की पहाड़ी इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची पठार क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो सबसे ऊंची पठार है। और शिलांग का पठार क्या है? तो शिलांग का पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है।
प्रायद्वीपीय पठार का बाहरी भाग कौन सी पठार है? तो मेघालय या शिलांग का पठार, जो मालदा गैप और द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होती है। जो मेघालय के पठार है जो मालदा गैप में द्वारा क्या होती है, तो प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया जाता है। और गारो, खासी, जयंती, मिकिर एवं रेंगमा ये सब मेघालय के पठार में पाए जाते हैं। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राफ है, जो खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। और नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है सतपुड़ा पर्वतमाला। और यह एक ब्लॉक पर्वत है। तो क्वेश्चन बनती है कि ब्लॉक पर्वत के रूप में कौन सा पर्वतमाला जाना जाती है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला है जो ब्लॉक पर्वत के रूप में जानी जाती है। और इसके उत्तर किनारे पर नर्मदा एवं दक्षिण किनारे पर ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में क्या, तो इसके उत्तर के किनारे में नर्मदा नदी है और दक्षिण के किनारे में क्या है, तो तापी नदी है, तापी नदी घाटी है। और यह 3 पर्वत श्रेणियाँ सतपुड़ा, महादेव और मैकाल के समूह से निर्मित पर्वत हैं। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वत के श्रेणियों से मिलकर बनी है सतपुड़ा पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ होती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अमरकंटक है। और नेक्स्ट है दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है दक्कन की पठार। और इसका निर्माण होती है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमा की लावा से हुआ था। दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ था, तो ये ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा जमा किए गए लावा से दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट है कर्नाटक के पठार, जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी पहाड़ी पर स्थित है। कर्नाटक के पठार पर क्या है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का पठार, जो आंध्र के प्रदेश के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार शामिल किया जाता है। आंध्र प्रदेश के पठार में रायलसीमा का पठार और तेलंगाना के पठार को भी शामिल किया जाता है। और कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। जो कृष्णा नदी के बेसिन होते हैं उसके दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा के पठार के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में दिया गया। तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पानी पहाड़ियाँ आदि आती हैं। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के में कौन कौन आती है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ियाँ आदि सब की आती है। तो दक्षिण पहाड़ी के रूप में दिया गया है। और नीलगिरी पर्वत है जो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ी। और अन्नामलाई है जो केरल और तमिलनाडु में, कार्डमम केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और पालनी पर्वत है जो तमिलनाडु में, सेवराई भी तमिलनाडु में और जवादी भी तमिलनाडु में, पालकोंडा और बेलीकोंडा। और नल्लामलाई सब ये सब कहाँ, तो पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्लामलाई सब के सब आंध्र प्रदेश में। डोडा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन बनती कि नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है, तो माकुर्ती। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंडल या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। उद्गम मंडल या ऊटी कौन से नीलगिरी में अवस्थित है, जो पर्यटन के लिए सबसे फेमस जगह है। और अन्नामलाई पर्वत की चोटी जिसकी ऊंचाई अन्नामुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम है जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है और केरल एवं तमिलनाडु की सीमाएं पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। और नर्मदा दिया गया तो नर्मदा को बांटा गया तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार के रूप में बांटा गया। यहाँ मालवा और बघेलखंड और बुंदेलखंड, विंध्याचल, छोटा नागपुर के पठार, कोडरमा, हजारीबाग और विदर्भ के पठार दक्कन के पठार में आती है। बस्तर के पठार, तेलंगाना के पठार, धारवाड़ का पठार और तमिल का पठार ये सब दक्कन की पठार है। और भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है, तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख के पठार है। और सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर के दामोदर घाटी में का पठार में पाए जाते हैं। और सबसे सर्वाधिक खनिज धारवाड़ के पठार में पाए जाते हैं। पश्चिम तथा पूर्वी घाट पर्वत के पठार के कागार का काम करती है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट है जो पर्वत के पठार के कगार के रूप में काम करती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया
और नेक्स्ट है पर्वत और पहाड़ियाँ दिया गया। तो काराकोरम है जो ये कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है। और लद्दाख कहाँ पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल, धौलाधर, सिपालिक, डाफला, मिसमी, पटकाई बुम, नागा, मिजो, लुसाई, गारो, खासी, जयंते, राजमहल, अरावली, श्रृंखला, ये सब भारत की सब पहाड़ियों के वर्णन दिए गए हैं। तो अरावली है जो राजस्थान में पड़ती है, और गिर, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब। और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और इसकी हाइट कितनी 1350 है। मैकाल पर्वत है जो इसकी चोटी अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। और यहाँ पे और दिए गए गिर पहाड़ी जो गुजरात में, और अजंता पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में फैली हुई है। और मैकाल क्वेश्चन बनती, कौन सा ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है जो केवल एक ही राज्य में, तो अजंता है जो केवल एक ही राज्य में। मैकाल अमरकंटक की वो सबसे ऊंची चोटी 1124 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुवाई और महाबलेश्वर हो जाएगी दूसरे नंबर पे। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटा हो जाएगी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची अन्नामुदी। और काडमेयम की सबसे यह निचली पर्वत है, और यह इलायची के नाम से फेमस है। और पूर्वी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट है। और जहाँ पे मिलती है पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट कहाँ पे, तो अन्नामलाई की पहाड़ी है और इलायची के पहाड़ी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दर्रा दिया गया। तो दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पहाड़ों के बीच के जो संकरे रास्ते होते हैं उसको दर्रा कहते हैं। जहाँ पर क्या होती है, तो आवागमन के लिए प्रसिद्ध रहती है। पहला बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को किससे जोड़ती है, तो बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में। और जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर के कारगिल और लेह और कश्मीर को जोड़ती है। श्रीनगर को लेह से कौन सी दर्रा जोड़ती है, तो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। और तीसरा काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में पड़ती है, जो भारत की और चीन से जोड़ती है, जो सबसे ऊंचा है, जो 5664 मीटर की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम दर्रा जो भारत और चीन से जोड़ती है। और बनिहाल दर्रा है जो जम्मू और पंजाब के पीर पंजाल श्रेणी से जवाहर सुरंग से होकर जाती है। बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को पंजाब से जोड़ती है। बनिहाल दर्रा यहाँ पे काराकोरम दर्रा है जो इंडिया और चाइना को जोड़ती है। और जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है यहाँ पे। और बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। और बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए बारालाचा दर्रा जो लेह को कहाँ से जोड़ती है, तो बारालाचा दर्रा है जो लेह को मनाली से जोड़ती है। और सिपकिला दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, सिपकिला दर्रा। और रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला से पंजाब को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा है जो शिमला से पंजाब को जोड़ती है। और नीति दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत यानी कैलाश यात्रा से जोड़ती है। और धर्मा दर्रा है जो उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड और तिब्बत से जोड़ती है, धर्मा दर्रा। और लिपू लेक दर्रा है जो उत्तराखंड, तिब्बत प्लस नेपाल से जोड़ती है, लिपू लेक दर्रा। और माना दर्रा है जो कुमायूं को गढ़वाल से जोड़ती है। माना दर्रा जो कुमायूं से गढ़वाल को जोड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है जो सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ती है। और यह 1962 में बंद कर दिए गए थे। और 2015 में नाथुला दर्रा को खोला गया और इसे चुम्बी घाटी को जोड़ती है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ती है और सिक्किम को तिब्बत से भी जोड़ती है। जेलेपला दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है। जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होती है जो तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ती है। और दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार को जोड़ती है, दिफू दर्रा। और यांगापा दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ती है। और तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ती है। तुजू दर्रा जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ती है। और यहाँ पे बुरहानपुर है जो भुसावल और नेपाल नगर को जोड़ती है, बुरहानपुर दर्रा। और थालघाट दर्रा है जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। और भोरघाट दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ती है, भोरघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा है जो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ती है, पालघाट दर्रा। और सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है, सेनकोट दर्रा। और थालघाट मुंबई से नासिक, भोरघाट मुंबई से पुणे को भोरघाट, थालघाट मुंबई से नासिक को, पालघाट कोची से कोयम्बटूर को, सेनकोट है जो तिरुवनंत को
मदुरई पुररा से जोड़ती है। और पालघाट और सेनकोटा दर्रा कहाँ है, तो केरला में स्थित है। पालघाट और सेनकोटा दर्रा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है झील के बारे में दिया गया। तो वैसा जलीय क्षेत्र जिसमें जल का स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो, जल का स्रोत पृथ्वी से अंदर होते हैं, उसे झील कहते हैं। कोल्डेरा झील है जो ज्वालामुखी निर्मित झील है, और इसे जो कोल्डेरा झील होते हैं जो किससे बनी होती है, तो ज्वालामुखी से निर्मित होती है कोल्डेरा झील। और जबकि क्रेटर झील होते हैं जो उल्का पिंड से निर्मित होते हैं, उसे क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी से बने होते हैं उसे कोल्डेरा झील कहते हैं। और क्रेटर झील होते हैं जो किससे बने होते हैं, तो क्रेटर झील होते हैं जो उल्का पिंड से जब गिरती है उससे निर्माण होती है, उल्का पिंड से निर्माण को क्रेटर झील कहते हैं। और डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ, जो जम्मू कश्मीर में, जो श्रीनगर का गाना भी कहा जाता है डल झील। और बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर का भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। और डल झील है जो खारे पानी के लिए नाक जाने जाती है। नाग शब्द के जितने भी झील होते हैं सब जम्मू कश्मीर में होते हैं, और ताल शब्द का जितने भी झील होते हैं सब उत्तराखंड में होती है। चोलामू झील जो सिक्किम में होती है चोलामू झील, और भारत का सबसे ऊंचा झील है चोलामू झील है जो भारत का सबसे ऊंचा झील है। और लोकटक झील है जो मणिपुर के जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील। और इस झील में केवुल लमजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो केवुल लमजाओ, जो कहाँ पे, मणिपुर में। और चिल्का झील है जो उड़ीसा के जो खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है जो चिल्का झील है जो खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो चिल्का झील है जो सबसे बड़ा खारे पानी के लिए लैगून झील है। और पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है। और 84% पर क्या है, तो आंध्र प्रदेश में, और 16% भाग में तमिलनाडु में पड़ती है। और इसी झील पर क्या है, तो पुलिकट झील पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पुलिकट झील के नज़दीक में स्थित है। और वेम्बनाड झील जो केरल में भारत का सबसे लंबा झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। और सांबर झील है जो राजस्थान का सर्वाधिक खारा पानी का झील है। और लोनार झील है जो महाराष्ट्र में क्रेटर निर्मित झील है लोनार झील है जो क्रेटर से निर्मित है। और निजाम सागर झील हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ, तो हैदराबाद में निजाम सागर हुसैन सागर। और क्लोरी झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में जो लैगून झील है। क्लोरू झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में जो लैगून से निर्माण होती है। और भोजताल झील है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। उकाई झील गुजरात में। और डिंडवाना झील, जैसमंद झील, पिछोला झील, राणा प्रताप, जवाहर सागर सभी के सभी कहाँ, तो राजस्थान में। डिडवाना झील, जैसमंद झील, पिछोला झील और राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये सभी के सभी कहाँ, तो राजस्थान में। और यहाँ पे दिए गए रेणुका झील या चंद्रताल झील के भी नाम से जाने जाते हैं सभी के सभी। रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में, और चंद्रताल झील भी कहाँ है, तो चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। और बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग ये सभी कहाँ की, तो बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। और भारत की झीलें जो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील और बिश्नोई झील बहुत इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई झील, मानसबल झील, डल झील, बुलर झील, ये सभी के सभी बिश्नोई झील, मानसबल झील और डल झील ये सभी जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड में नैनीताल झील और सात ताल झील, राकस ताल झील और माला ताल झील और देवताल झील और नौकुचिया ताल झील और पुरपा ताल झील और रूपकुंड ये सब के सभी उत्तराखंड में। देवताल झील, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड ये सभी के सभी झील उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील उत्तर प्रदेश में, रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश में। और सिक्किम में चोलामू झील है। और मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, मणिपुर में लोकटक झील है। और राजस्थान में राजसमंद झील और जैसमंद झील कहाँ है, तो राजस्थान में। और राजसमंद झील राजस्थान में और जैसमंद झील कहाँ है, तो राजस्थान में। और फतेह सागर झील कहाँ है, तो राजस्थान में। और डिडवाना झील भी राजस्थान में। और सांबर झील भी कहाँ, तो राजस्थान में। राजसमंद झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांबर झील ये सभी के सभी राजस्थान में। और महाराष्ट्र में लोनार झील है। और केरल में पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील कहाँ पे, तो केरल में। और आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील और पुलिकट झील कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील और पुलिकट झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है।
और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील होती है, जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो चिल्का झील है, जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। और भारत की सबसे बड़े खारे पानी के अंतर स्थलीय झील कौन सी है, तो सांभर झील है, जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो भारत में सबसे बड़ी लैगून झील है। और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। और भारत की सबसे ऊंची झील सोलामू झील है। और भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यहाँ पे वाटरफॉल दिया गया, तो जलप्रपात में उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी क्या होती है पहाड़ की चट्टान पर भूमि पर गिरती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। और जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जो सारावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और गोकक जिले जो गोकक झरना कावेरी नदी पर स्थित है, गोकक झरना। शिव समुद्रम झील कहाँ पे, तो कावेरी पर। शिव समुद्रम झील कहाँ पे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और यन्ना है जो नर्मदा मध्य प्रदेश में, धुआंधार है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। चुलिया झील कहाँ पे, चुलिया जलप्रपात कहाँ है, तो चंबल नदी मंदसौर मध्य प्रदेश में है। और पुनासा झील चंबल नदी पर राजस्थान में। हुंड्रू झील है जो स्वर्ण नदी की रेखा पर स्थित है। चित्रकूट झील है जो इंद्रावती नदी भारत का न्यागरा कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट झील। और कपिलधारा झील है जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूधसागर झील है जो मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर स्थित है। कुंचकल जलप्रपात है जो बराई नदी पर है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और समुद्री तट है जो काठियावाड़ तट, जो सौराष्ट्र तट यानी गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। और कोंकण या सह्याद्री तट महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट या सह्याद्री तट के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र से गोवा तक। किनारी या कन्नड़ तट को कर्नाटक तट के नाम से जानी जाती है, किनारी या कन्नड़ तट को कर्नाटक तट से। और मालाबार तट है जो केरल में पड़ती है। और कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, जो कावेरी से कृष्णा को जोड़ती है, कावेरी से कृष्णा तक। कोरोमंडल तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है। और उत्तरी सरकार तट है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। और उत्कल तट है जो उड़ीसा से बंगाल को जोड़ती है। पहला काठिया गुजरात में, कोंकणी तट महाराष्ट्र से गोवा को, किनारी तट है जो कर्नाटक से जोड़ते हैं, मालाबार तट केरल तक है। उत्तरी सरकार है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उत्कल तट उड़ीसा से बंगाल तक।